वंदे मातरम। आप सभी को ब्लूमिंग माइंड क्लासेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन करती हैं और धीरे धीरे करके वो तो व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके पूरे भारत पर एक समय अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं। उन सभी कंपनियों में एक कंपनी रहती है ब्रिटिश कंपनी, जो भारत में काफी अच्छे तरीके से अपना वर्चस्व जमा लेती है और 300 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत में शासन करती है। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और इससे पहले मैं उन सभी सैनिकों का नमन करता हूं जो भारत की सीमा पर खड़े हैं और भारत की काफी अच्छे तरीके से सेवा कर रहे हैं। जो भी पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वहां से जो भी घुसपैठी भारत में आने का दुस्साहस करते हैं, उनको वहीं पर सीमा पर मार गिराने का काम करते हैं। तो अब देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तो इससे पहले देखिए बात करते हैं जो आपका पुर्तगाल होता है। यूरोप में दो कंट्रियां पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ के लोग क्या थे कि मतलब एक तरीके से समुद्री यात्रा करते थे और ये नई दुनिया की खोज में लगे रहते थे। तभी एक समय आपका 1492 में स्पेन का नाविक था जिसका नाम था कोलंबस, जिन्होंने नई दुनिया की खोज की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी और इसी के सिलसिले में पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा 1498 में इसने भारत की खोज की। बार यदि चर्चा किया जाए तो सबसे पहले एक नाम आता है बार्थोलोमेओ डियाज। इसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे की तरफ पड़ता है। तो इसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, लेकिन ये यहीं से ये पुनः पुर्तगाल चला गया था। लेकिन ये जो पुर्तगाल का जो साहसी नाविक था वास्को डिगामा, ये भारत का एक व्यापारी था जो गुजरात का रहने वाला था, जिसका नाम था अहमद इब्न मजीदी। इसके निर्देश में ये 20 मई 1498 को भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। वहां पे जमोरिन इसका स्वागत करता है। ये देखिए केरल जाता है, केरल को कहा जाता है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। तो ये क्या करता है, यहाँ आता है और इसके बाद में यहाँ से ढेर सारा मसाला लेकर जाता है, पुर्तगाल वापस जाता है। क्योंकि देखिए जो आपका यूरोप महाद्वीप है, वहां पे जो ज्यादातर जो देश हैं, वहां पे क्या होता है कि आपका ठंड ज्यादा पड़ती है और इसके बाद में वर्षा वगैरह भी होती रहती है। तो वहां के लोग मछली वगैरह मांस वगैरह ज्यादा खाते हैं, इसलिए वहां पे जो मसाला है काफी महंगा बिकता है। लेकिन ये आया था जो वास्को डिगामा भारत जब आया था, तो इसने यहाँ से मसाला लेकर गया था। यहाँ पे मसाला काफी सस्ते दाम में मिला था और इसके बाद में जब वहां पे ले जाकर बेचा था तो इसको काफी ज्यादा मुनाफा हुआ था। तो इसी सिलसिले में ये जो यूरोप के और भी जो देश थे, वो क्या करते हैं, भारत की ओर रुख करते हैं। तो चर्चा किया जाएगा कंपनियों के आधार पे और देश के आधार पे। पहले बात करते हैं देश के आधार पे कौन कौन से यूरोपीय देश हैं जो भारत में आगमन करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो आता है उसका नाम होता है पुर्तगाल आता है। पुर्तगाल के बाद में डच आता है। डच के बाद में ब्रिटिश लोग भारत में आते हैं और इसके बाद में ब्रिटिश के बाद में डेनिश लोग भारत आते हैं और डेनिश के बाद में आपका फ्रांसीसी लोग भारत आते हैं और फ्रांसीसी के बाद में स्वीडिश लोग भारत में आते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका पुर्तगाल इंपॉर्टेंट होता है, डच होता है, ब्रिटिश होता है और इसके बाद में फ्रांसीसी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के विषय में चर्चा करते हैं। तो जो देखिए पुर्तगाल
पुर्तगाल के लोग अपनी पहली कंपनी कहां पर स्थापित करते हैं? तो पुर्तगाल के लोग अपनी पहली कंपनी कोचीन में स्थापित करते हैं। कोचीन जो केरल में कोच्चि में पड़ता है। और इसके बाद में यदि बात किया जाएगा डच, डच का मतलब होता है नीदरलैंड। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। पहले इसका नाम हॉलैंड था, लेकिन नीदरलैंड ने अभी हाल ही में 2019 में अपना हॉलैंड नाम उसको छोड़ दिया। और फिर देखिए बात करते हैं ब्रिटिश। देखिए जो नीदरलैंड के लोग हैं, इन्होंने अपनी पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जो है कि स्थापित किया था। और ब्रिटिश लोगों ने, यदि पूर्व में बात किया जाएगा तो पूर्व में इनकी कंपनी थी मसूलीपट्टनम में। और इसके बाद में यदि पश्चिम में बात किया जाएगा इनकी कंपनी का नाम, तो ये आपका सूरत में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित किया था। और इसके बाद में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कंपनी कहां पर स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कंपनी सूरत में स्थापित की थी। और यदि पूछा जाएगा व्यक्तिगत के रूप में पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था? तो पहला पुर्तगाली का नाम था वास्को डी गामा, जो अहमद इब्न मजीदी के मतलब निर्देश में भारत में आया था। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत के किस तट पर आया था? तो यह भारत के कालीकट बंदरगाह मतलब पश्चिमी तट पर आया था। और किसके साथ आया था? तो अहमद इब्न मजीदी के साथ आया था। फिर यदि बात करेंगे पहला डच कौन था? तो पहले डच का नाम रहता है आपका हडस्तमार रहता है, पहला डच रहता है। और इसके बाद में यदि ब्रिटिश की बात की जाएगी, पहला ब्रिटिश कौन होता है? तो उसका नाम होता है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज होता है जो भारत में आता है। और इसके बाद में फ्रांसीसी कौन था? तो फ्रांसीसी का नाम था डुप्ले था। तो इतना आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसकी चर्चा इसलिए किया हूं क्योंकि भारत में जो गुलामी का सिलसिला, भारत देश हमारा जो गुलामी की ओर बढ़ता है, वो यही के लोगों के कारण बढ़ता है। जैसे गुजरात का व्यक्ति था अहमद इब्न मजीदी, इसने सहयोग किया, चलो भाई तुम जो है कि भारत चलो, वहां पे क्या है आप व्यापार करना, केरल में चलेंगे वहां मसाला मिलता है। तो आपका जमोरिन ने स्वागत भी किया। और धीरे धीरे मसाला बेचने के चक्कर में पूरा हमारा देश ही ले बैठे। अब देखिए आगे बात करते हैं। अंग्रेज का मतलब ज्यादातर महत्वपूर्ण मतलब जो युद्ध होता है जिससे वो भारत में एक तरीके से छा जाते हैं, वो आपका होता है 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है आपका प्लासी का युद्ध होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो सिराजुद्दौला का जो राजधानी क्या था, तो आप लोग बताएंगे सिराजुद्दौला का राजधानी था मुर्शिदाबाद था। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, तो सिराजुद्दौला का राजधानी क्या था? तो उस राजधानी का नाम था आपका मुर्शिदाबाद था। फिर यदि चर्चा करते हैं, फिर आपका होता है बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध होता है वो आपका होता है 23 अक्टूबर 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध होता है। ये आपका मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ा जाता है। ये आपका बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध में भारत हार जाता है। देखिए भारत के हारने का मेन रीजन यही होता है कि जो भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों का मतलब एक तरीके से गुणगान करते थे। वो मतलब वही बात होती है ना कि जैसे मैं आपको 100 रुपया दे दिया और शायद मैं आपका घर लिखवाने वाला हूं, तो आप क्या करेंगे? अरे अच्छा है 100 रुपया मतलब दे रहा है, शायद आप पीते हैं, कहेंगे 70 वाली मिल जाएगा। पता चलेगा सुबह में आओगे मतलब तुम्हारा क्या हो गया, घर ही बिक गया। तो वही वाली बात है भारत के साथ यही वाला मतलब भारत के लोग जो थे ना, जैसे मतलब जो बड़ी कास्ट वाले थे, तो वो सब काफी जो है चालाक थे। मतलब सभी नहीं होते हैं, 10-5% की वजह से ही हमारा जो भारत देश है आज मतलब
गुलाम हो था, और इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो वही बात है, पहले हम क्या करते हैं, पहले आप जो है कि अपना पैर शेर के मुंह में डाल दीजिए, फिर इसके बाद में कहेंगे मुझे दर्द हो रहा है, फिर आप जो है कि पैर निकालेंगे। तो ये क्या भाई, ये क्या मजाक होता है यार। मतलब आपको पता है कि शेर के मुंह में पैर डालेंगे वो काट लेगा, तो इससे अच्छा मत डालो न, क्यों अपना पैर कटवाना चाहते हो। तो वही सब भारत के साथ हुआ। अब देखिए हम लोग बात आधुनिक भारत का इतिहास, ये सिलसिला काफी खतरनाक रहता है, क्योंकि भारत के लोग अब क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। मतलब वही है कि आपका शोषण काफी अच्छे से जब हो जाता है तो आप तब समझते हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, उसको मारना चाहिए। पहले क्या है, उससे पूरा अपना सब कुछ लुटवा दो, घर द्वार। और अब देखिए बात करते हैं 1857 की क्रांति होती है। 1857 की जो क्रांति होती है, थोड़ा सा मतलब भारत में यदि टेलीफोन आ गया होता ना तो शायद अंग्रेज उसी समय भाग गए होते हैं। मतलब वह वाला गड़बड़ी हो गया कि जैसे का बोल कि मतलब डाकघर वगैरह बिना उतना सही चलत रहा है, तो वह समस्या हो गई कि मतलब आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रानी, ये क्या है, झांसी से नेतृत्व करती हैं इसमें 1857 की क्रांति में। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति मतलब कैसे भइल। मतलब एक समस्या ही है कि आपका देखा जो मतलब बैरकपुर छावनी जो रहती है पश्चिम बंगाल में, बैरकपुर छावनी रहती है, तो यहाँ पे मंगल पांडे क्या करते हैं कि उस समय आपका गाय की चर्बी से मतलब जो कारतूस था, जैसे जो मतलब बंदूक में गोली लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, गोलियां जो ने मतलब उतवा में फिट रहे ओके खोले बदे, तो वह मतलब बनल रहा है जिसे उतवा के मतलब का होला कि गाय के बनल रहा है, मांस के। तो ये क्या किए थे, आपका विरोध किए थे, जिसके कारण क्या होता है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे विरोध करते हैं, और इसके बाद में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। वह बात रहा है जब अंग्रेज लोग इन्हें फांसी देते रहने तो भारत के लोग सुतल रहने, उन्हें जाए चाहत रहा है जहां अंग्रेजों फांसियां देते रहने, उन्हें के एकदम मरले होते हैं डिसून तो सही हो जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे 10 मई 1857 को क्या होता है कि जो मतलब ये आपका 1857 की क्रांति होती है, ये काफी मतलब एक विकराल रूप धारण कर लेती है, और जो इसका स्टार्टिंग होता है वो आपका मेरठ से होता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपसे यदि पूछा जाएगा कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और इसके बाद में दिल्ली से यदि पूछा जाएगा तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने आपका दिल्ली से इसका नेतृत्व किया था। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है कि झांसी से किसने किया था, तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। और इसके बाद में कानपुर से तात्या टोपे जी ने कानपुर से नेतृत्व किया था, तात्या टोपे जी ने किया था। और इनका जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इनका मतलब जो आपका एक तरीके से स्कूल वाला नाम इनका रहा है, रामचंद्र पांडुरंग। वैसे गौवा के लड़का बुलावत रहा है तात्या टोपे। तो वह अब देखिए बात करते हैं कि आपका जो आधुनिक भारत है इसका हम लोग 3 चरण में चर्चा करेंगे। एक आपका है नरम दल या उदारवादी चरण। तो इसका होता है आपका 1857 से लेके 1905 तक होता है आपका नरम दल उदारवादी चरण होता है। और इसके बाद में फिर आता है गरम दल, और इसके बाद में इसको कहते हैं उग्रवादी चरण। ये आपका 1906 से लेके 1917 तक होता है। फिर इसके बाद में आता है आपका गांधी युग आ जाता है। गांधी युग आता है 1917 से लेके आपका 1947 तक हो जाता है, क्योंकि गांधी बाबा मतलब गए लाने दक्षिण अफ्रीका। तो वो का कहना है कि 9 जनवरी 1915 के भारत
आ गई ना, मतलब ये कारण कि वो देखे कि भारत के लोग क्या है, जो अंग्रेज हैं वो काफी भारत के लोगों को शोषण कर रहे हैं उनका, तो इसलिए ये भारत आते हैं। और इसके बाद में 1917 में चंपारण में इनका सफल पहला सत्याग्रह होता है। अब देखिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसमें आपका कैसे कैसे स्टार्टिंग होता है गरम दल का और नरम दल का। आपका नरम दल या उदारवादी चरण था, उदारवादी चरण। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं। भारत में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, जिसके संस्थापक रहते हैं, संस्थापक ए.ओ. हुम रहते हैं, ए.ओ. हुम, जिसकी स्थापना करते हैं। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये आपका मुंबई में हुई थी, जिसे पहले बम्बई कहते हैं। अमिताभ बच्चन का एक गाना भी आया था, बम बम बम्बई, बम्बई हमको जम गई, तो उसी बम्बई में आपका इसका कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इसके बाद में कांग्रेस का पहले जो नाम था वो आपका था इंडियन कांग्रेस यूनियन था, इंडियन कांग्रेस यूनियन था। इसका मतलब पहले नाम जो था कांग्रेस का नाम था भारतीय कांग्रेस संघ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, इनसे अंग्रेज भी परेशान रहते थे, क्योंकि इन्होंने मतलब अर्थशास्त्र के विषय में भारत के अर्थशास्त्र के विषय में इन्होंने सबसे पहले मतलब बताया था कि भारत का इतना प्रति व्यक्ति आय जो भी है। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि इसका जो इंडियन कांग्रेस यूनियन रहता है इसका नाम बदलकर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देते हैं, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देते हैं ये आपका कांग्रेस का नाम। और फिर देखिए जो पहले बात करते हैं 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, तो 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई, तब का बम्बई अब का मुंबई, तो यहाँ पे हुआ था। और इसके बाद में अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे इस समय, मतलब 1885 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में, ये अध्यक्ष थे। इन्हें कहा जाता है पहला सचिव थे, ये किसके पहला सचिव थे, ए.यू. होम के। और जो ए.यू. होम थे ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अब देखिए जो भी अंग्रेज थे उसमें सभी लोग हरामी किस्म के नहीं थे, कुछ तो मतलब बहुत हरामी किस्म के थे और कुछ बहुत अच्छे थे। जो अच्छे थे वो भारत के लिए काफी अच्छा सोचते थे। तो ए.यू. होम ने भारत के लिए सोचा कि हम क्या करते हैं, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कांग्रेस जो शब्द है ये आपका उत्तरी अमेरिका से लिया जाता है, इसका मतलब होता है लोगों का समूह हो जाता है। फिर देखिए बात करते हैं 1886 में आपका कोलकाता अधिवेशन होता है, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। इस समय जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन रहते हैं, दादा भाई नौरोजी रहते हैं, 3 बार अध्यक्ष रहते हैं। और इसके बाद में 1887 में आपका होता है मद्रास में अधिवेशन होता है, मद्रास अधिवेशन। मद्रास का मतलब होला चेन्नई, ये समय का चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है। और इसके बाद में इस समय रहते हैं बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं। और यहीं से देखिए प्रश्न आता है एक दिवसीय परीक्षाओं में कि पहले पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका दादा भाई नौरोजी रहते हैं। और इसके बाद में पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं। फिर आपका होता है 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये आपका होता है इलाहाबाद, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ जी बदल के प्रयागराज कर दिए हैं। तो आपका अब का प्रयागराज, तब का इलाहाबाद। तो वहां पे 1888 का आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और उस समय जो अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले किए थे, जॉर्ज यूले। तो पहले अंग्रेजी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो आपका जॉर्ज यूले थे। कब थे, 1888 में थे। थोड़ा सा अब देखिए आगे चर्चा कर लेता हूं मैं। आपका होता है 1896 में कोलकाता अधिवेशन होता है, कोलकाता अधिवेशन 1896 में होता है। और इस समय जो आपका अध्यक्ष रहते हैं रहीमतुल्ला सयानी रहते हैं, ये आपका इसी समय
इसी समय वंदे मातरम गाया जाता है, वंदे मातरम गाया जाता है। और जो वंदे मातरम है उसको किसने लिखा है, तो उसको लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। और किस पुस्तक से लिया गया है, तो उनकी पुस्तक का नाम था आनंद मठ था, आनंद मठ से लिया गया था। फिर आपका आता है 1911 में, ये भी कोलकाता अधिवेशन रहता है। इस समय जो अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम रहता है पंडित बिशन नारायण दर रहते हैं, आपका अध्यक्ष रहते हैं। देखिए जो भारत वाले हैं ना, वो मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे जाग जाते थे कि हमें अब कुछ करना है, ना करब तो अंग्रेजवा कुल हमारे देशवा के गुलाम बना दिए हैं। तो यही था कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी जब वंदे मातरम लेके आए थे तो काफी लोगों में जुनून आ गया था, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। तो आपका इस तरीके से फिर देखिए 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन होता है, तो उस समय जो अध्यक्षता किए थे पंडित बिशन नारायण दर किए थे। और इस समय राष्ट्रगान गाया गया था। जो राष्ट्रगान का गायन, मतलब राष्ट्रगान तो वैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर का जो पुस्तक रहता है गीतांजलि, उससे राष्ट्रगान को लिया गया है। और 1911 में उनकी जो भतीजी थी सरला ने इसको गाया था। 1905 में क्या होता है कि बंगाल का विभाजन किया जाता है। इसी दौरान क्या होता है, जो अनुशीलन समिति से जुड़े रहते हैं खुदीराम बोस जी, ये क्या करते हैं, एक अंग्रेज के ऊपर बम फेंकते हैं, लेकिन वो बाय द वे बच जाता है, लेकिन इन्हें पकड़ लिया जाता है और इसके बाद में इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो आपका यदि पूछा जाता है सबसे कम उम्र के भारतीय क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दिया गया था, तो उनका नाम रहता है खुदीराम बोस रहता है, सबसे कम उम्र के रहते हैं क्रांतिकारी। और यदि पूछा जाता है सबसे कम उम्र के मुस्लिम क्रांतिकारी कौन रहते हैं, तो उनका नाम रहता है अशफाक उल्लाह खां रहता है, जिन्हें फांसी दी जाती है। और देखिए जो 1905 में गवर्नर जनरल रहता है उसका नाम रहता है लॉर्ड कर्जन काफी खतरनाक रहता है। ये क्या करता है, ये सोचता है, ये जो पश्चिम बंगाल वाले हैं ज्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, मतलब सोचते हैं मैं देश को आजाद करा दूंगा। तो इसी सिलसिले में रहते हैं। अनुशीलन समिति को काफी अच्छे तरीके से एक ऊंचाई पर लेकर जाने वाले आशुतोष बनर्जी, जिन्हें कहा जाता है बंगाल केसरी कहा जाता है, इन्होंने मतलब खुदीराम बोस जैसे टैलेंटेड भारतीयों को एक तरीके से ट्रेनिंग दिया था, और जो काफी मतलब अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए थे। और इस कारण क्या करता है, सोचता है कि आपका लॉर्ड कर्जन सोचता है बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, तो जिससे क्या होगा कि जो बंगाल के लोग हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो आपका हम लोग क्या करेंगे, ये ज्यादा हम लोग को परेशान नहीं कर पाएंगे। और ये क्या करता है, आपका 20 जुलाई 1905 को घोषणा की जाती है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। और अंततः बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया जाता है, जिसको बंगाल के लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं ये अच्छा नहीं है, मतलब जो अगर कोई बुरा है तो हमें उसके जैसा बुरा नहीं बनना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो शोक दिवस है इसको राखी दिवस में बदल देते हैं, तो अच्छा भी रहेगा। आपका 7 अगस्त 1905 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि हम लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। और फिर आपका आ जाता है 1906 में मुस्लिम लीग की 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। क्या होता है, लोगों में मतभेद रहता है, यदि यही जातिगत ना होने, मतलब कहने की बात होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं भी देखिए सभी के साथ मतलब एक तरीके से अच्छे तरीके से रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, हर धर्म में होते हैं, तो उनको क्या रहता है, जलन होती है, उनको उंगली करने की आदत होती है, तो नहीं मानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है सलीम उल्लाह खां और
आगा खां, सलीमुल्लाह खां तथा आगा खां, ये दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, ढाका में करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। फिर इसके बाद में आता है 1907 का सूरत अधिवेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन होता है, सूरत स्प्लिट होता है, तो सूरत अधिवेशन में जो अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष करते हैं। देखिए थोड़ा सा लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। रास बिहारी बोस वो वाले हैं जो आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे 1942 में, तो रास बिहारी बोस अलग होते हैं। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का 1907 में, इसमें आपका बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंगाल नरम दल तथा गरम दल में विभाजित हो जाता है। और देखिए जो नरम दल के नेता रहते हैं उसमें रहते हैं दादा भाई नौरोजी रहते हैं, और इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले जी रहते हैं, और फिर आपका गांधी जी बापू जी रहते हैं। और इसके बाद में आपका इसमें बात करते हैं गरम दल के नेता की, तो गरम दल के नेता रहते हैं लाल बाल और पाल होते हैं, आपका गरम दल के नेता होते हैं। तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा आपका बाल होता है, बाप नहीं बाल होता है। बाप का मतलब हम लोग पाकिस्तान हमारा बेटा है, इसलिए मैं लिख दिया। वो काफी नाक में दम किया रहता है, कुत्ते जैसा मैप वाला, मतलब थोड़ा सा यदि उत्तर प्रदेश वाले चल जाए ना पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वाले डराई के भाग जाइए। तो लेकिन क्या है वहां जो इमरान खान है उसको समझ में नहीं आता है, बार बार सब नाक में दम किए रहते हैं। एक बार हम लोग अगर कोशिश कर दिए ना तो पाकिस्तान एकदम ने चरमरा जाएगा। देखिए जो लाल बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक होता है, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल होता है। और इसमें यदि पूछा जाता है कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो ये जो आपका लाला लाजपत राय जी रहते हैं इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन जो बाकी जितने रहते हैं इनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। फिर देखिए आगे चर्चा करते हैं आपका 1911 में आता है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग आता है। लॉर्ड हार्डिंग क्या करता है, बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग रद्द कर देता है। और इसके बाद में आपका राजधानी का स्थानांतरण, भारत की राजधानी पहले कोलकाता रहती है, लेकिन अब भारत की राजधानी कोलकाता से कहां हो जाती है, नई दिल्ली हो जाती है। आपका दिल्ली कर दिया जाता है, नई दिल्ली हो जाती है, भारत की राजधानी हो जाती है। और ये तो इसका जो भारत की राजधानी का स्थानांतरण की घोषणा 1911 में की जाती है, लेकिन वैसे भारत की राजधानी जो आपका दिल्ली बनती है वो 1912 में बनाई जाती है, दिल्ली भारत की राजधानी बना दी जाती है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। मतलब इन लोगों का एक उद्देश्य यही रहता है कि हम यदि भारत में हैं तो भारत में रह के भारतीयों की मदद करें, और यदि हम विदेश में हैं तो विदेश में रह के अपने देशवासियों की मदद करें। अब देखिए इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1916 में आपका होता है लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल का एक तरीके से मतलब बंधन हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि हम लोग अगर दो राही पे चलेंगे, मतलब साथी हाथ बढ़ाना, मतलब हम लोग अगर एक तरीके से हाथ मिलाकर चलेंगे तो सही रहेगा। फिर आपका 1916 में वही अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में लखनऊ का अधिवेशन होता है, जिसमें गरम दल और नरम दल एक साथ मिल जाते हैं। और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है, मतलब गृह शासन, जिसकी जनक होती है आपका, जिसका नेतृत्व करते हैं बाल गंगाधर तिलक, और इसके बाद में एनी बेसेंट, ये दो लोग उसका नेतृत्व करते हैं। फिर आपका आ जाता 1917 में होता है कोलकाता अधिवेशन। यदि आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब आएगा आपका नेक्स्ट आता है बापूजी चंपारण का, मतलब चंपारण का सत्याग्रह करते हैं, जिसमें नील की खेती के विरुद्ध में वो आवाज उठाते हैं, और उनका पहला एक तरीके से सफल मूवमेंट रहता है
चंपारण सत्याग्रह रहता है। वैसे तो बापूजी महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 में ही भारत आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर। देखिए हम लोग चर्चा किए थे 1905 में आपका बंगाल का विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को, और इसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और आपका 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। 1913 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ये गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। इन लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि ये क्या करें कि भारत के बाहर रह रहे हैं तब भी भारत की एक तरीके से मदद करें। और फिर आता है आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, तो जो गरम दल होते हैं और नरम दल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा। और इसके बाद में 1917 में यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। और इसके बाद में हम लोग चर्चा किए थे कि महात्मा गांधी जी बापू जी का पहला सफल जो आंदोलन हुआ था चंपारण का हुआ था। इसके बाद में उन्होंने अहमदाबाद का मजदूर मिल के लिए किया था, खेड़ा का भी विद्रोह का आंदोलन किया था। फिर आपका आ जाता है जो एक तरीके से भारतीय आंदोलन में आपका जान फूंकने का काम करता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता है। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1911 में दी गई थी, और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, एशिया का सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर आपका आ जाता है 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन चलाया जाता है बापूजी के द्वारा। ये जो आंदोलन है इसको चलाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक जी, लेकिन उनका इससे पहले ही मृत्यु हो जाता है, और तिलक कोष में उस समय 1 करोड़ रुपए आ जाता है। और देखिए जो 1 अगस्त 1920 में आपका ये आंदोलन चलाया जाता है असहयोग आंदोलन, ये चलता है 1922 तक। लेकिन आपका 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके अंतर्गत बौखलाए हुए भारतीय लोग जाते हैं, और इसके बाद में जो जेल होता है, जेल के अंदर जो मतलब अंग्रेज लोग रहते हैं, अंग्रेज जो सिपाही रहते हैं उनको बंद करके जला देते हैं। सही काम करते हैं, तभी सबको जला देना चाहिए था। सबको समझ में आ जाता कि हम भारतीय हैं, किसी से डरते नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम हौसलों के नवाब हैं। फिर आपका आ जाता है, यदि आपसे पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी अपना केसर हिंद का उपाधि त्यागते हैं, तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी अपना केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जी के द्वारा आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। इससे पहले यदि बात किया जाएगा 1919 में आता है रोलेक्ट एक्ट आता है। इसके अंतर्गत कहा जाता है ना अपील ना दलील। इसका मतलब है जिसको तुम्हारा मन कर रहा है उसको पकड़ लो और उसको लतियाओ अच्छे से, और इसके बाद में जेल में ले जाके डाल दो। कोई वकील नहीं आएगा, वकील आएगा वकीलों के मारा 5-6 जापड़ वहू के जेले में बंद कर दा। फिर इसके बाद में आपका आता है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है, जिसके अंतर्गत उन्नाव कानपुर में उत्तर प्रदेश के पास में ट्रेन की चोरी कर ली जाती है। आपका लूटा जाता है ट्रेन को। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, और इनको क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को अंजाम देने के कारण इतने लोगों को 3 लोगों को फांसी दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही कहा था सरफरोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और फिर आपका देखिए आ जाता है 1925 में ही कानपुर अधिवेशन होता है। कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू, जिन्हें कहा जाता है भारत की कोकिला कहा जाता है, सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रहती हैं, तो उनका नाम रहता है सरोजिनी नायडू रहता है। और पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रहती हैं, तो उनका नाम रहता है आपका एनी बेसेंट होता है। फिर आपका आ जाता है, यहाँ पे बात करते हैं 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इससे पहले देखिए थोड़ा सा बात करते हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी पहली बार अंग्रेज के एकमात्र बार मतलब बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में पड़ता है उसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे आपका 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी एकमात्र बार कब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है, तो इस अधिवेशन में वो अध्यक्षता किए थे। 1929 में आपका होता है लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। और ये मतलब क्या करते हैं कि हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1906 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दादा भाई मतलब स्वराज की मांग पहली बार 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1930 में इन लोगों ने लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया था। फिर आपका देखिए 12 मार्च 1930 से आपका 6 अप्रैल चलता है, 6 अप्रैल 1930 को चलता है दांडी मार्च, जिसको कहा जाता है सत्याग्रह आंदोलन, नमक कर तोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्योंकि अंग्रेज लोग जो है परेशान हो गए थे, कहे थे जो भारत वाले हैं हमेशा नाक में दम कर दिए हैं, क्यों ना इनका नमक ही कम कर दें, क्योंकि ये नमक चटनी में डाल के खाते हैं, रोटी के साथ भी लपेट के खा लेते हैं, चावल और इसके बाद में उसमें पानी डाल के भी नमकवा नैपता कैसे डाल के ये सब खा लेना है। तो आपका क्या होता है, नमक कर तोड़ो आंदोलन करते हैं। महात्मा गांधी बापू जी लोगों के साथ जाते हैं 12 मार्च 1930 में। पहले तो कम लोग रहते हैं, लेकिन आपका जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 50 के लोग जुड़ जाते हैं। और इससे पहले देखिए थोड़ा सा चर्चा किया जाता है 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, जिसके अंतर्गत सात अंग्रेज लोगों की कमेटी बनाई जाती है। कहा जाता है कि ये भारत का संविधान रचेंगे, मतलब हम भारत के लोग हैं, हम कोई सहयोग नहीं रहेगा हमारा, ये ससुरा के आके जो है कि हमारा संविधान बनाएंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए भारत वाले साइमन कमीशन का विरोध किए थे 1928 में, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी को लाठी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तभी भगत सिंह इनसे जुड़े रहते हैं। भगत सिंह मतलब आह्वान करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो अंग्रेज हैं इनको भगाएंगे देश से। फिर महात्मा गांधी जी जब शुरू में स्टार्टिंग किए थे कम लोग थे, दांडी मार्च जब किए थे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, लेकिन जाते जाते 50 के लोग जुड़ गए। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा भी 1K थोड़ा सा आप करवा देंगे तो सही रहेगा। आपका ही सहयोग है जो मुझे आगे लेकर जाएगा। फिर देखिए आगे बात करते हैं 1930 में गोलमेज सम्मेलन किया जाता है, जो लंदन में आयोजित किया जाता है, और भारत की ओर से जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस वाले नहीं जाते हैं। फिर 1931 में होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें बापूजी हिस्सा लेते हैं। पूछा जाता है परीक्षाओं में बापूजी महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, तो 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें हिस्सा लिए थे। फिर इसके बाद में होता है 1932 का
तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो पहला 1930, दूसरा 31, तीसरा 32 और 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत मतलब बापूजी ने कहा था कि हम तभी मतलब वो करेंगे जब भीमराव अंबेडकर जी मान जाएंगे, हम तभी खाना खाएंगे जब भीमराव अंबेडकर जी मानेंगे। तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हो जाता है आपका पूना पैक्ट होता है। इसमें देखिए 1931 में आपका होता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और सरदार की उपाधि भी दी जाती है, बारदौली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। फिर आपका आ जाता है 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, 1935 में आता है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र तथा राज्य के बीच में किया जाएगा, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। और इसके बाद में फिर आता है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार अध्यक्षता करते हैं। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी देखिए जबलपुर में पड़ता है, तो इसमें भी आपका सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन बापूजी क्या कहते हैं कि आप क्या करिए कि अध्यक्षता को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है 1939 से लेके 1945 तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और मैं देखिए बताया नहीं था, आप जान लीजिए 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसके अंतर्गत बापूजी को सार्जेंट कहा गया था। इसलिए कहा गया था क्योंकि बापूजी ने भारतीयों को कहा था कि आप लोग जाइए अंग्रेज का सहयोग करिए। बापूजी सही थे, लेकिन बापूजी आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आप समझते नहीं है बात को, आप जहां भी होंगे ये थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे इस बात को तो मतलब कहेंगे हाँ मैं गलती किया था। फिर देखिए 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, जिसके दौरान क्या करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं अब देखिए बापूजी आप जो गलती किए 1914 से 18 वाली वो वाली गलती मत करिए आप। 1939 में हमारे लिए एक तरीके से काफी बहुत अच्छा माहौल है, हम क्या करें अब आक्रमण करें, जो बचे कुछ अंग्रेज हैं वो सब भाग जाएंगे। लेकिन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं क्या हूं अहिंसा का पुजारी हूं, लाठी नहीं उठाऊंगा, तुम छोड़ दो कांग्रेस। तो इसीलिए क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में आता है 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा घोष वो वाले घोष थे जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, जिसमें आपका कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल में हो जाता है। 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद में जो सुभाष चंद्र बोस जी रास बिहारी बोस जी के द्वारा बनाए हुए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं और सभी जो सैनिक होते हैं उनको गाइडलाइन देते हैं, जिसके अंतर्गत भारत में भूचाल आ जाता है धीरे धीरे 1945 तक, क्योंकि मणिपुर जो एरिया है वहां से सिंगापुर से मतलब डायरेक्ट ये क्या करते हैं उधर आते हैं, आक्रमण करते हैं मणिपुर तक। लेकिन तब तक 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका 2 बार जापान के ऊपर बम गिरा देता है। जापान क्या करता है कि अपना सब कुछ वापस ले लेता है, कहता है कि मैं एमुनेशन आपको नहीं दे पाऊंगा। तो ये क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी सभी सैनिकों को कहते हैं आप लोग वापस आ जाइए। लेकिन वही है कि हम भारतीय हैं, हमें एक बार कोई यदि जुनून हमारे अंदर पैदा हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब दशरथ मांझी अकेले पर्वत को तोड़ दिए, पत्थर को तोड़कर रास्ता बना दिए, तो सभी लोग क्या जो थल सेना थे, थल सेना में जो भारतीय थे, नौ सेना में जो थे और इसके बाद में जो आपका वायु सेना में थे, सभी लोग एक तरीके से उग्र हो गए कि हमें क्या करना है, अब बहिष्कार करना है अंग्रेजों का। और अंग्रेज क्या किए कि उन लोगों को निकालना चालू किए और इसके बाद में भारत वाले अंग्रेजों को लतियाना चालू किए। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि आपका 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो जाता है। लेकिन इस ससुरा केरा लॉर्ड माउंटबेटन अपनी मेहरारू लेडी माउंटबेटन के साथ आता है और जो
मोहम्मद जिन्ना रहते हैं और इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों एक कॉलेज में पढ़े हुए रहते हैं। तो क्या करता है, फूट डलवा देता है, कहता है कि मोहम्मद जिन्ना से तुम भारत के जो है कि प्रधानमंत्री बनने की मांग करो, और इसके बाद में ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं इनसे कहते हैं कि आप कहिए कि मैं रहूंगा, तो वही कंट्राडिक्ट होता है और इसलिए भारत का बंटवारा कर दिया जाता है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई है, रेड क्लिफ लाइन। तो इस तरीके से आपको दोस्तों वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो के संबंध में अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कहीं भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हो गई होंगी बोलने में तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।